कल कहाँ मिलोगे? जहाँ तुम कहो, लवर्स लेन में। ओह, न्यू हॉल में मेला लगा है। ना बाबा, गंगा ने कानों पर हाथ रखे। सूरज खामोश हो गया। फिर गंगा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे, नोवेल्टी सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकट खरीद रखूंगी। तुम ठीक 6:45 वहाँ पहुँच जाना। टिकट मैं खरीद लूँगा। नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना। मैं कब मना करती हूँ, मगर भूलना नहीं, कल शाम 6:45 नोवेल्टी सिनेमा के बाहर। नोवेल्टी सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। गंगा ने 2 टिकट खरीद लिए और अब वो सूरज का इंतजार कर रही थी। उसने एहतियातन आधा पाव चिलगोजे और 1 छटांग किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे शौक था। 6:45 हो गए, 7 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए। नए लोग शो देखने के लिए आने लगे। सूरज नहीं आया। चारों तरफ रोशनियां थीं, लोगों की भीड़ थी, रेडी वालों की बुलंद आवाजें थी। तांगे, मोटरों और रिक्शाओं का हुजूम था और सूरज हुजूम को पसंद नहीं करता था। अब वो उसकी तबीयत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। सूरज बेहद हसास और नफासत पसंद था। 7:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। उसने अपने साथ वाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया, चिलगोजों और किशमिश के लिफाफे भी। हौले हौले हॉल भर गया, मगर सूरज नहीं आया। जब हॉल की रोशनियां गुल हो गई और पिक्चर शुरू हो गई तो गंगा ने सूरज का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया था। गंगा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो। सॉरी, सूरज के लहजे में बेहद मलामत थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे और किशमिश लाई हूँ, खाओ। सूरज ने किशमिश के चंद दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और गंगा गहरी सांस लेकर तस्वीर देखने में मसरूफ हो गई। अब बातें करने का लम्हा न था। वो महसूस कर सकती थी कि सूरज का हाथ उसके हाथ में है। वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना सर उसके कंधे पर रख देती। सूरज सरगोशी में कहता, मेरे कंधे पर सर रख कर देखने से तुम्हें क्या नजर आता है? तस्वीर तो नजर आती न होगी। वो तस्वीर नजर आती है जो इस हाल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता। गंगा ने बड़ी गहरी मसरत से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। गंगा की मैली मैली आंखें उजली होती गईं। सीने का उभार वाजे होने लगा, कमर लचकने लगी और चाल में कूल्हों का मुडव्वर बहाव शामिल होता गया। वो दिन ब दिन हसीन व दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े इंतहाई साफ सुथरे होते थे कम कीमत के मगर बेहद उम्दा सिले हुए होते थे। गंगा को ये तौफीक न थी कि वो किसी अच्छे दर्जी के पास जा सके, मगर खुद ही उसने दर्जी का काम सीख लिया था और बहुत कम लड़कियां कटाई और नए लिबास की तलाश और डिज़ाइन में उसका मुकाबला कर सकती थी। मगर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो ये कपड़े खुद अपने हाथ से काट कर तैयार करती है। उसके दफ्तर की जब कोई दूसरी लड़की उसके लिबास की तारीफ करती तो गंगा झट किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती, जहाँ सिर्फ अमीर तरीन फैशनेबल औरतों के कपड़े तैयार होते थे। और उसके दफ्तर की लड़कियां जलकर खाक हो जाती और सुधा से रश्क और हसद के मिले जुले अंदाज में पूछती, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल गुंगलियाए हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं। गंगा जवाब देती, क्या तनख्वाह लेता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती, 1200 तो हमारी फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है, वो भी एक फर्म में मैनेजर है। गंगा जवाब देती, अरे हमें दिखाएगी नहीं? बस एक बार दिखा दे, हम देख तो ले कैसा है तुम्हारा वो। दिखा भी दूंगी, कहो तो दफ्तर में बुला के दिखा दूं। ये तो उसने यूं ही कह दिया था, वरना गंगा कहाँ सूरज को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने सूरज को ना दिखाती। इन लौंडियों का क्या भरोसा। मगर गंगा ने दफ्तर में बुलाने की धमकी इस कामिल एतमाद से दे दी थी कि इससे आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों को न हुई और वो जलकर खामोश रह गईं। गंगा का बूढ़ा बाप कुड़ कर मर गया क्योंकि गंगा शादी न करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह के ताने मारते थे और गंगा का बाप अपनी बेटी को कुछ न कह सकता था क्योंकि गंगा जवान और बालिग थी और सेल्फ डिपेंडेंट भी थी। अब वो घर में 200 रुपये लाती। गंगा का बाप मर गया और उसके मरने के बाद अगले चंद सालों में गंगा के भाइयों की शादियां हो गईं और वो लोग अपनी अपनी बीवियां लेकर अपनी अपनी मुलाजमतों के ठिकानों पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन दिजे की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी के कवारपने के गम में सुलग सुलग कर मर गई और गंगा इस गम में अकेली रह गई। चंद माह के बाद उसने वो घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइंस में एक उम्दा मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी। उसके रहने के हिस्से का दरवाजा अलग से बाहर निकलता था और अब वो अपनी नकल व हरकत में मुकम्मल खुद मुख्तार थी। अब वो 35 बरस की हो चुकी थी मगर मुश्किल से 30 बरस की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती और आंखों में खुशियों के साए नाचते रहते। वो पहले से ज्यादा संजीदा और बावकार हो गई थी। उसने MA भी कर लिया था। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी। अब वो खुशहाल और आरामदेह और सुकून आमेज जिंदगी बसर कर रही थी।
कई साल से वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग की बिंदियां सजाती थी और लोगों को ये तो मालूम न था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और कौन उसका पति है। मगर लोग इतना जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वो अपनी शामें गुजारती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि जो कोई भी वो है उसकी अपनी कुछ वजूह हैं जिनकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हुई। मगर वो दोनों हर शाम की तन्हाइयों में मिलते हैं और जब दुनिया सो जाती है और जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों तरफ नींद गालिब आ जाती है, उन गनूदगी से लबरेज लम्हों में कोई गंगा के यहाँ आता है, हौले से दरवाज़ा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर लोगों का ख्याल यही था। वो गंगा से कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि गंगा अब एक संजीदा और बावकार औरत बन चुकी थी और जिसके माथे पर सिंदूर का ये बड़ा टीका जगमगाता हो, उसे कोई क्या कह सकता है। वो शाम गंगा की 40वीं सालगिरह की शाम थी और वो कई वजह से गंगा को कभी नहीं भूलती। गंगा सूरज को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई थी, जिस पर बाग की बजाय किसी खूबसूरत मंजर का शुबहा होता था। शफक ने चोट खाई हुई औरत की तरह अपना मुंह छुपा लिया था और रात की सांवली जुल्फें उफुक पर बिखेर दी थीं। हौले हौले तारे नमूदार होने लगे। आज गंगा बहुत खामोश थी, सूरज भी चुपचाप सा था। वो अब भी उसी तरह खूबसूरत था जैसे जवानी में था। अब भी वो हर रोज उसी ब्राउन सूट में आकर गंगा से मिलता था कि गंगा का हुक्म यही था। उसे देखकर ये गुमान होता था कि सूरज पर जिंदगी के बहाव ने और वक्त के घाव ने ज्यादा निशान नहीं छोड़े। सिर्फ कनपटियों पर सफेद बाल आ गए हैं जो इस सूरत को और भी बावकार और वजीब बनाते थे। और वो एक छड़ी लेकर चलता था जो उसकी 50वें सालगिरह पर खुद गंगा ने उसे तोहफे में दी थी, वरना इसके अलावा उसकी सूरत शक्ल में, किरदार और गुफ्तार में किसी तरह का फर्क ना आया था। वो पहले ही की तरह इतना हसीन, दिलकश और दिलनवाज था कि उसे देखते ही गंगा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी उसे देखकर गंगा का दिल इतने जोर से धक धक करने लगा था जितना कि पहले रोज। सूरज ने आहिस्ते से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? एक दफा इनकार करने के बाद गंगा ने हौले से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, सिर्फ मोहब्बत की जा सकती थी। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे? इतना जानने के लिए औरत का दिल चाहिए। सूरज खामोश रहा। बहुत देर के बाद बोला, आज तो तुम 40 साल की हो चुकी हो, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? ये सुनकर गंगा भी खामोश हो गई। इतनी देर खामोशी रही कि सूरज को गुमान गुजरा कि कहीं गंगा अंदर ही अंदर रो रही है। गंगा, उसने आहिस्ते से उसका कंधा हिलाया। मैं सोच रही थी, गंगा हौले से बोली, तुमसे शादी न करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ न गुजारी हो? सोचो तो कहाँ कहाँ हम नहीं गए। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम वहाँ नहीं पहुँचे? और जिस वक्त भी बुलाया, क्या उसी वक्त सब काम छोड़कर तुम नहीं आए? अगर शादी का नाम साथ है तो वो मुझे हासिल है। फिर ये भी सोचो कि इस लंबे साथ में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें हमेशा मेहरबान और मुस्कुराते हुए पाया। साल दर साल जब मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की जरूरत हुई, उनके लम्स की गर्मी मैंने अपने जिस्म के रोए रोए में महसूस की। तुम्हारे फूल मेरी जुल्फों में रहे, तुम्हारे बोसे मेरे होंठों पर, तुम्हारी वफा मेरे दिल में। क्या कोई औरत मोहब्बत में इससे ज्यादा पा सकती है? गंगा ने एक गहरी मसरत से अपने आप को सूरज के बाजुओं में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे महसूस हुआ कि सूरज के 2 बाजू नहीं बल्कि 4 बाजू हैं, बल्कि शायद 6 बाजू हैं, 8 बाजू हैं। और वो अपने जिस्म ऊर्जा के रग और रेशे में उसके बाजुओं को महसूस कर रही थी, जो उसे भींचकर अपने सीने से लगा रहे थे। और गंगा ने अपने आप को उनके बाजुओं के सपुर्द कर दिया और अंदर ही अंदर इस तरह खुलती चली गई जैसे चांदनी के लम्स से कली खिलकर फूल बन जाती है। मधमाते तारों के झुरमुट में सब्ज झालरों वाले पेड़ों की ओट से चांद उभर आया था और अब चांद उसके बालों में था, उसकी आंखों में था, उसके होठों में था, उसके दिल में था और लहर दर लहर उसकी जूं खून में रवां था। हाय मेरे मोतीचूर, मेरे मोतीचूर, मेरे मीठे लड्डू, मैं तो मर गई तेरे लिए। थोड़ी देर के बाद जब गंगा ने आंखें खोली तो उसका पुरमसरत गनूदगी आमेज चेहरा बता रहा था कि उससे अभी अभी मोहब्बत की गई है। वो शाम, वो रात गंगा को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात मुकम्मल थी और उन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल थीं। जैसे वक्त और उम्र, चांद और आरजू सब एक साथ एक दायरे में मुकम्मल हो जाएं और जज्बे की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की जरूरत महसूस न करे। ऐसे लम्हे कब किसी की जिंदगी में आते हैं, और जब आते हैं तो इस शिद्दत से अपना तासुर छोड़ जाते हैं कि इंसान महसूस करता है कि शायद मैं अब तक जिया ही इस लम्हे के लिए था। शायद कुछ इसी तरह गंगा ने इस लम्हे में महसूस किया और फिर कभी इस तरह महसूस न किया, क्योंकि इस वाकया के चंद दिन बाद उसके दफ्तर का मैनेजर तब्दील हो गया और जो मैनेजर उसकी जगह आया उसे गंगा सख्त नापसंद करने लगी थी। एक तो वो बड़ा बदसूरत था, किसी जमाने में उसका रंग गोरा जरूर रहा होगा,
मगर अब तो पुराने तांबे का सा था और मोटी नाक पर मुसलसल शराबनोशी से नीली वरीदों का जाल सा फैला था। और गंगा को अपने नए मैनेजर की नाक देखकर हमेशा गुमान होता कि ये नाक नहीं एक इंजीर है जो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे स्याह गड़े पड़ गए थे, सर के बाल उड़ गए थे और जब वो बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मेढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन आती थी गंगा को उससे, लेकिन मुसीबत ये थी कि अब दफ्तर में इतने साल से काम करते करते वो हेड बन चुकी थी और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था और इससे उसे इंतहाई कोफ्त होती थी। लेकिन इससे ज्यादा कोफ्त उसे ये सोचकर होती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है, जैसे ये सूरत जानी पहचानी हो। मगर कहाँ? ज़ेनह और हाफिजे पर जोर देने से भी उसकी याद न आती थी। ओह, देखा होगा इस मरघल्ले को कनॉट पैलेस में चक्कर काटते हुए कहीं, गंगा अपने आप को समझाते हुए कहती। मगर फिर कभी वही मैनेजर किसी फाइल को खुद उठाकर गंगा की मेज पर रखते हुए अपने हाथों से ऐसी जुम्बिश करता कि गंगा का ज़ेनह बेचैन हो जाता और वो सोचने लगती, कौन था वो? किससे इसकी ये हरकत मिलती है? क्या मेरे मरहूम बाप से? मेरे किसी भाई से? जैसे ये हरकत मुझे कुछ याद दिलाती हो। मगर क्या? गौर करने पर भी वो किसी नतीजे पर न पहुंच सकती और फिर अपना काम करने लगती। मगर दिन भर उसके दिल में एक खलिश सी होती रहती। पहली तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए तो नए मैनेजर ने गंगा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और विस्की की बोतल और सोडा, और पहला पैगा वो गटागट चढ़ा गया। गंगा उसे हैरत से देखने लगी और गुस्से से उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने निहायत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से बाज रखा और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि इस दफ्तर में सबसे पुरानी मुलाजिम तुम हो। ये बड़ी खुशी की बात है। गंगा चुप रही। तुम्हारा नाम गंगा है ना? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। गंगा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? आखिर उसे क्या हुआ है? मेरा मतलब है। मैनेजर दूसरे पैग का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम वही गंगा हो ना जिसके बाप का नाम भगवान दास है? गंगा बड़ी तुरशरोई से बोली, हाँ, मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा गया है। फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? वो तकरीबन उठते उठते बोली। बैठो बैठो, मैनेजर ने फिर उसकी मिन्नत करते हुए कहा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा। नहीं, वो गुस्से से बोली। तुम अपने बाप के साथ मोहल्ला जिंदा में रहती थी ना? हाँ, मैं एक रोज तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें भी की थी। बुढ़े मैनेजर ने गंगा से कहा, अब तुम एक खूबसूरत औरत बन चुकी हो, मगर जब तुम ऐसी ना थी, जब तुम एक मामूली सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे बातें भी की थी। कब कब? गंगा बेचैनी से बोली। बूढ़ा मैनेजर देर तक गंगा को देखता रहा, आखिर आहिस्ते से बोला, मैं सूरज हूँ। मैं बड़ा बदनसीब था जो तुमसे शादी न की। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख न सका, समझ न सका। इन चंद लम्हों में कोई क्या जान सकता है, क्योंकि एक सूरत जिल्द के अंदर भी तो पोशीदा रहती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीवी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफ़ेद चमड़ा भी, और इसके साथ एक मगरूर, बदमिजाज, जालिम और बेवफा तबीयत भी लाई थी। चंद सालों ही में मेरे 5 बच्चे हो गए। उनमें से कितने मेरे थे मैं कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे और मैं सुनता था और पीता था और दूसरी औरतों के पास जाता था। फिर जहर, बीमारी का और शराब का और नाकामी का और बेमरी का मेरी रग रग में फैल गया और मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ न कहूँगा और उसे कहूँ भी क्या? कसूर तो मेरा है, मेरी इन आँखों का जो तुम्हें पहचान न सकी। मेरी आँखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरह माफ़ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मुझे तो मोहब्बत भी नहीं मिली जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वो कहे जा रहा था और वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी और उसका जी चाहता था कि वो उससे कहे, अब तुम आए हो बूढ़े, बदसूरत और गंजे होकर, खौफनाक बीमारियों का शिकार। अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो? मगर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हें दे दी और तुम्हें मालूम तक न हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तसव्वुर में खो दी और जिंदगी की हर बहार तुम्हारे ख्याल में गंवा दी और शबाब की हर मचलती हुई आरजू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। जिंदगी भर मैं सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साए के साथ, अंधेरे पाकों में बैठी रही तुम्हारे तसव्वुर के साथ। मैंने खुद अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के तोहफे लिए, तुम्हारा जेवर पहना, अपनी मेहनत का खून करके सिनेमा देखा और अपने साथ की सीट खाली रखकर। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई और मेरी कोख के बच्चे मुझे दूर ही दूर से बुलाते रहे और मैं किसी के पास ना गई। तुम्हारे ख्याल को हिर्ज ए जा बनाए हुए अपने कवारपन के 40 साल आंखें, कान और होंठ बंद करके तुम्हारी आरज़ू में बिता दिए थे।
मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ न मांगा, न शादी का फेरा, न सुहाग की रात, न बच्चे का तबस्सुम। बस सिर्फ एक तसव्वुर, एक झलक, एक अक्स ए रोक ए यार ही तुमसे मुस्तार लिया था, और तुम आज उसे भी जहन्नुम की चिता में जलाने के लिए मेरे शहर में चले आए हो। मगर गंगा सूरज से कुछ न कह सकी। वो मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, और जब सूरज ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। सूरज उसे बुलाता ही रहा। वो भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते, मगर उसने किसी की परवाह न की और वो रोते हुए आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के करीब पहुंचकर वो ठिठकी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सर टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा, बेसुध है, सब बेसुध है। मेरे ख्यालों का शहजादा अब वहाँ न आएगा, अब वो कभी मेरे पास न आएगा। जब वो ये कुछ सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला और सुहाग बिंदियाँ खुर्च ली और पार्क की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियाँ तोड़ डालीं, इस यकीन के साथ कि अब वो सारी उम्र के लिए बेवा हो चुकी है।